अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम साहिर और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में जारी सैलाबी सूरत हाल की। पाकिस्तान पर मानसून का कहर टूट पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और सवात में बारिशें क़यामत बन गईं। बाबूसर टॉप पर अचानक आने वाला फ्लैश फ्लड दर्जनों सयाहों को बहा ले गया। 7 किलोमीटर सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और सैलाब में 4 पुल भी बह गए हैं। 3 लाशों को रेस्क्यू किया गया है, वहाँ से निकाला गया है। 15 से ज़ायद गाड़ियाँ भी सैलाबी पानी बहा ले गया है। शहराए बाबूसर बंद और कुराक्रम हाईवे 20 मकामात पर ब्लॉक होने से वहाँ पर मौजूद हज़ारों सयाह फंस गए हैं और कई लापता भी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बादल फटने से स्कूल, होटल और 50 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदगान भी उनसे हम तफसीलात भी लेंगे। शबीर मीर हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उनसे जानते हैं। शबीर, बताइएगा गिलगित में क्या सैलाबी सूरत हाल है और रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचा है? जी, इस वक्त गिलगित में भी हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है। अगर हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी है। ख़ास तौर पे बाबूसर वैली में, जहाँ पे सैलाबी रेले की जद में आके 3 सयाह जाबाक हुए जिनका ताल्लुक लोधरा से था। इसके अलावा 15 से ज़ायद सयाह इस वक्त भी लापता हैं। बड़ी तादाद में जंगल की लकड़ी भी सैलाबी रेले की जद में आके बह गई है। इस गर्दों में ग्लेशियर फटने की वजह से लोगों ने भाग के अपनी जान बचाई। उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में सयाह पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और ग्लेशियर, जब गर्दों का ग्लेशियर फटा उस वक्त भी बताया जा रहा है बड़ी तादाद में सयाह वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भाग के अपनी जान बचाई। देवसाई का रास्ता ब्लॉक हो गया, लोग वहाँ पे सयाह फंसे हुए थे, उनको पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू किया। इसीलिए सयाहों को खबरदार किया गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र से गुरेज करें और रात के वक्त पे ख़ास तौर पे सफ़र से गुरेज करें। दिन में भी जब लैंडस्लाइडिंग ना हो और मौसम साफ़ हो तब उनको सफ़र करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले दिनों में मज़ीद बारिश की पेशेनगोई की गई है। जी, बहुत शुक्रिया शबीर मीर, हमें बता रहे थे। और बहुत से सयाह ऐसे हैं जो कि इस वक्त रास्तों में फंसे हुए हैं और आपको पता है कि वहाँ पर इस वक्त मोबाइल कम्युनिकेशन भी ना होने के बराबर है, तो कांटेक्ट करने में भी मुश्किलात का सामना है। और ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आप पहले वेदर फोरकास्ट लें, उसके बाद इन इलाकों का रुख करें। सवात में भी इस वक्त क्या सूरत हाल है? वहाँ पर भी 5 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला शीरीन से। अब्दुल्ला, सवात में क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ और अगर आप मेरा कब में देखें तो इस वक्त पानी बिल्कुल मामूल के मुताबिक है और सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिशों ने यहाँ पर तबाही मचा दी है और देखते ही देखते इसमें 5 बच्चे जो है ना वो शहीद हो गए हैं। एक स्वात का जो इलाका है चारबाग, वहाँ पर नदी में तो यानी की वजह से 2 बच्चे जो है उसमें बह गए थे। एक 10 माह का बच्चा था और दूसरा जो है ना 11 साल का बच्चा उसमें बह गए थे। दूसरा जो अफसोसनाक वाक़या है मदियन में, वहाँ पर भी काफ़ी वो दूर अफ्तादा इलाका है, कच्चे घर की जो छत है वो गिर गई और जिसके नतीजे में माँ समेत 3 बच्चे इसमें दब गए थे। रेड अलर्ट जारी कर दी गई है कि आप लोग दरिया स्वात या नदी नालों में जो तुग़यानी वाली इलाके हैं वहाँ से दूर रहें और अपने आप को और बच्चों को जो है वो महफूज करें। सही, रेड अलर्ट भी जारी किया गया है कि आवाम जो है अपने आप को महफूज रखे और मुख्तलिफ शहरों से हम सूरत हाल बता रहे हैं और कई शहरों पे हम देख रहे हैं कि जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। सैलाबी रेला जो है घर के घर बहा ले गया है, छतें गिर गई हैं, इतनी तबाहकारी हो रही है। मलिक वकार खालिक से भी जानेंगे जो वादी नीलम में मौजूद हैं। मलिक, बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है और अब तक कितना नुकसान हो चुका है? इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, वादी नीलम के बला इलाके लोहर ग्रेस जनवरी नाला में बारिश के बाद शदीद तुग़यानी आ गई। इस तुग़यानी ने हर तरफ तबाही मचा कर रख दी। 10 से बहुत दुकानें, 5 राब्ता पुल और हमारे एक दोस्त, साफ़ी दोस्त, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रिजवान गुल के मोटरसाइकिल समेत 4 मोटरसाइकिल, मनी हाइडल पावर, आटा की चक्कियाँ तबाह बर्बाद करके रख दी। तुग़यानी ने फलदार दरख्तों और फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। इस वक्त वहाँ पे अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा पुलिस के मुलाजम, फ़ौज पाकिस्तान के नौजवान, लोकल रज़ाकार और मेरे महकमा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नौजवान वहाँ पे अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। इसके साथ ही वादी नीलम का मौसम खुशगवार है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशनगोई की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक वकार खालिक, आपने आगाह किया कि
वादी नीलम में भी हम कुछ देख रहे हैं कि हालात कुछ बेहतर नहीं हैं। ओवरऑल ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं, कम तमाम सूबों में ही ऐसी सूरत हाल है। और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी, और ये जो मानसून का स्पेल है, कहते हैं कि 8 स्पेल होंगे जी, अभी तक 4 स्पेल्स हुए हैं और अगले 4 जो हैं वो कैसे गुजरेंगे, बात करेंगे तर्जमान पीडीएम में असगर अली जमाली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। जमाली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पिछले 1-1.5 माह से तो हम आपसे मुसलसल राब्ते में भी हैं और आप बता भी रहे हैं कि ये एक के बाद एक स्पेल आ रहा है। अभी 4 स्पेल्स तो ऑलमोस्ट तकरीबन हो चुके हैं। अगले जो आने वाले स्पेल हैं वो कितने ताकतवर होंगे, उसके लिए हमें क्या तैयारी की ज़रूरत है इस वक्त? जी बिल्कुल, 4 स्पेल इस वक्त जो हैं गुजर चुके हैं और एक और जो है स्पेल जो है कंटिन्यू है, जो आज से ही स्टार्ट हुआ है। 22 से लेकर 25 तक ये बलूचिस्तान में रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो साउथ ईस्टर्न बलूचिस्तान है, जिसमें जोब, शिरानी, किला सैफुल्ला, मूसा खेल, दुखी, बारखान, कोलू, डेरा बुगटी, सिब्बी, नसीराबाद, जाफराबाद, कोयटा और इनसे मुल्हिका समेत जो इलाके हैं, इनमें जो है बारिशों की पेशेनगोई की गई है। इसी के हवाले से बताते चलें कि जो हमारी जो कोऑर्डिनेशंस हैं और अपनी जो तैयारी है अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो मिलके हमने कर ली है। और जो मशीनरीज हैं, जो फंड्स की रिलीज हैं, वो हमने कर दी हैं। और साथ में हम आपको एक और एडिशनल चीज़ बताते चलें कि लास्ट वीक ही हमने जो है एक मॉक ड्रिल जो है एक्सरसाइज कंडक्ट की है आपके जो है कोयटा के इलाके पंजबाई में, जिसमें 45 के करीब जो कम्युनिटी के लोग थे, उनको डिजास्टर के ऊपर ट्रेन किया गया है कि ताकि वो जो है इन केस ऑफ इमरजेंसी वो खुद से जो है फौरी रद्द-ए-अमल दे सकें और अपने करीबी रिश्तेदार या कोई भी अगर इंसिडेंट इस वक्त कुछ होता है तो उनको खुद ही जो है रेस्क्यू कर सकें। सही। अच्छा असगर साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं इंतज़ामिया भी ख़ासी हरकत में नज़र आ रही है, ऑपरेशन भी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन हम देख रहे हैं, लेकिन ये भी इतलात आ रही हैं कि सयाह भी फंसे हुए हैं कुछ सियाहती मकामात पर। उनको निकालने के लिए कहाँ तक पहुँचा है ऑपरेशन, और सयाहत के हवाले से आप क्या एडवाइजरी जारी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इन इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने बलूचिस्तान में जो है जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से तमाम पूरे बलूचिस्तान में सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है और जितने भी सयाहती मकाम हैं उनको जो है बंद कर दिया गया है, ताकि जब तक ये मानसून का सिलसिला चल रहा है ताकि वहाँ पे कोई भी सयाह को जाने ना दिया जाए, ताकि जो अमवात हैं उनको रोका जा सके। आवाम से एक छोटी सी गुजारिश भी है कि जब तक ये मानसून के स्पेल चल रहे हैं या मानसून का सीजन है, उस वक्त तक कोशिश करें कि बिला ज़रूरत सफ़र ना करें और जो नदी नाले वाली जगह हैं या सयाहत या पिकनिक पॉइंट्स हैं उन पे जाने से ज़रा गुरेज करें, ताकि उनको जो किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया असगर अली जमाली साहब। आपने भी आवाम से दरख्वास्त की है, हम प्लेटफॉर्म से आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि जी पहले वो वेदर फोरकास्ट लें आप, और बारहा हम अपने प्लेटफॉर्म से, और हुकूमत भी बता रही है, NDM में, PDM में, दीगर इदारे भी बता रहे हैं कि इन इलाकों का रुख ना करें जहाँ पर इस वक्त शदीद बारिशों का खदशा मौजूद है या शदीद बारिशें हो रही हैं। कल भी हमने देख लिया कि लोधरा की एक फैमिली थी जो कि एक बड़ी गाड़ी में 17 लोग थे, वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। और यकीनन इमरान, इतना नुकसान हो चुका है, कोई 221 जानें जो हैं इसमें ज़ाया हो चुकी हैं और 500 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो खुदारा हम आपसे अपील कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और एहतियात करें। आगे बढ़ते हैं जी, बलूचिस्तान में कोयटा के नवाही इलाके डिगारी में पेश आने वाले हौलनाक दोहरे कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मकामी अदालत ने मरकजी मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुलजिम को सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया है। इस लर्जा खेज वाक़े पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को तलब किया था। अदालत ने वाज़े किया था वाक़े में मुलव्वस तमाम अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कबर कुशाई के बाद इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वाक़े की संगीनी को मज़ीद बेनकाब कर दिया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक खातून को 7 जबकि मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। मकतूला की उम्र तकरीबन 37 से 38 बरस बताई गई है, जिसके जिस्म पर वाज़े ज़ख्मों के निशानात मौजूद हैं। खातून के बाजू पर नूर बानो बीबी नाम कुंदा है और उसका ताल्लुक सतकज़ई कबीले से बताया गया है। और वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें जोड़े को फायरिंग करके कातिल करते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ये वीडियो ना सिर्फ अवामी गम और गुस्से का बाइस बनी, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की तवज्जो भी संगीन जुर्म की जानिब मबजूल करवाई गई है। और पुलिस ने इस वाक़े में मुलव्वस होने के शुबे में बशीर अहमद समेत 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें सतकज़ई कबीले के सरबराह शेरबाज सतकज़ई और उनके 4 भाई और 2 ज़ाती मुहाफ़िज़ भी शामिल हैं। शेरबाज सतकज़ई का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अब अदालत ने कबल मंजूर कर लिया था और मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर संगीन दफात भी
शामिल जी, की। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अवाम में इतना गम गुस्सा पाया जाता है कि लोग अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से इनको अगर कत्ल किया गया तो इसी तरह से इंसाफ ये होना चाहिए कि जो जरगे ने फैसला सुनाया वो सारे जरगे के साथ भी यही कुछ होना चाहिए। खैर इंसाफ होता नज़र आएगा, क्योंकि जितने हम कल से भी इस मौजू पर बात कर रहे हैं और जितने नुमाइंदगान हैं, हुकूमती नुमाइंदगान हैं, वो कह ही रहे थे कि इस मौके पर हम ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन ये कोई ऐसा केस है जो सोशल मीडिया पर आ गया और इंतज़ामिया कोई 2 महीने बाद जी अपनी जो गफलत की नींद है उससे जागी और मुतहरिक हुई। अगर ये सोशल मीडिया पर ना आता तो शायद उस तरह से वाक़े पर नोटिस भी ना लिया जाता, क्योंकि हज़ारों बार हम ऐसे केसेस देख चुके हैं जो शायद मंजर आम पर ही नहीं आते, और कितने मजलूम लोग, कितनी लड़कियां, कितनी ऐसी मजलूम ख़वातीन हैं जो अपनी जानों का ज़िया कर बैठती हैं और इंतज़ामिया हरकत में नहीं आती। तो इंतज़ामिया पर भी ये सवालिया निशान है कि 2 महीने बाद इस वाक़े का नोटिस लिया गया है और जिरगे के हवाले से कि कोई ख़ास कवानीन मौजूद नहीं है। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ाहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों की रिवायात चलती आ रही हैं, ये जिरगा सिस्टम है और कहा जाता है जी जो रिवायात चलती आ रही है उन्हीं पर अमल दरामद हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाअसर हैं और कुछ गरीब, मजलूम, कमज़ोर लोगों को इस चीज़ का निशाना बनाते हैं, जिरगे की नज़र हो जाते हैं। तो जिरगा सिस्टम में क्या कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं लगता? देखिए, मेरे ख्याल में जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक है, ये शायद बलूचिस्तान में नहीं है। आपके यहाँ सिंध के अंदर कारोकारी है, हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जाएं तो वहाँ पे स्वरा का कंसेप्ट है। पंजाब के अंदर भी इसी तरह पंचायतें हैं और जो मकामी आपके जो पंचायत के लोग हैं या जिरगों के लोग हैं, इस किस्म के फैसले करते हैं। मेरे ख्याल में जिरगा अगर मकामी तौर पर है, उसे कोई इंडोर्समेंट हासिल नहीं है गवर्नमेंट की, तो गैर कानूनी और डिसीजन भी गैर कानूनी है। किसी को ये हक नहीं पहुँचता कि आप किसी भी इंसान को, चाहे उसने कोई जुर्म भी किया हो, लेकिन अब इस वाक़े के अंदर काफ़ी चीज़ों को ट्विस्ट किया जा रहा है। कोई इसको पहले की शादी का वाक़या करार दे रहा है, कोई जो है वो इलिसिट रिलेशंस का करार दे रहा है। लेकिन आपके यहाँ मुल्क का कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद है। बेशक अदालतें और कवानीन शायद उनके अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, ख़ास तौर पर जब इन्फ्लुएंशियल इन्वॉल्व हो और इस तरह के वडेरे और जो इलाके के ताकतवर लोग होंगे तो वो इस तरह के फैसले करते हैं। मेरे ख्याल में ये गैर कानूनी फैसला है। एक जो सरदार है उनको अरेस्ट भी किया गया है, 11 और मजीद लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कानून जो अपना ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन लेगा। जो सरफराज मुफ्ती हैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हम इंसाफ करेंगे। साथ साथ अब डिपेंड करता है, ये स्पेशल आपने इसको हवाले कर दिया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल के। अब देखना ये है कि वो किस हद तक इन्फ्लुएंशियल लोगों को सजा दे सकते हैं, क्या दायरा-ए-कार इख्तियार किया जाता है, क्या अदालतें भी वाकई इतनी ताकतवर हैं कि अगर इतना बड़ा जुर्म हुआ है और उसकी सज़ा उनको देंगे और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला हमारी अदालतों और हमारे जो इंसाफ के निज़ाम का है, क्योंकि जब आप इंसाफ नहीं दे सकते तो इस तरह लोकल वडेरे, पंचायत या इलाके के जो साईं और जागीरदार हैं वो इस किस्म के फैसले करते हैं। अच्छा शाह साहब, अगर हम सर ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने अभी अदालतों का जिक्र किया है, तो गालिबन 2019 की बात है कि आला तरीन अदालत की तरफ से ये फैसला सामने आया था जिसमें कहा गया था कि जो जिरगे हैं इसमें जो फैसले होते हैं इसकी कोई कानूनी जो है वो इनको कवर नहीं दिया जा सकता। अगर इस फैसले में ये सामने आ चुका है तो उसके बाद ये जिरगे क्यों होते हैं, क्यों होने दिए जाते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं एक के बाद एक जिरगे के फैसले पर ऐसे संगीन वाक़यात हो रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में ये तो आपकी पुअर गवर्नेंस है और बलूचिस्तान जैसे इलाके में जहाँ आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की रिट बहुत सारे इलाकों में नहीं है, आप अवरान चले जाएँ, आप सिब्बी चले जाएँ, आप किला अब्दुल्ला चले जाएँ, किला सैफुल्ला चले जाएँ, वहाँ क्या हालात हैं? मेरे ख्याल में वहाँ तो बेसिक इंसानों की ज़रूरियात जो है वो मौजूद नहीं है। पुलिस आपकी दिन को घरों से नहीं निकल सकती, लॉ इन्फोर्समेंट के हालात बड़े ख़राब हैं। देखिए, जिरगे की जब आप स्पेसिफिक बात करें, कोई जिरगा उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक अनलेस उसको गवर्नमेंट की इंडोर्समेंट हासिल ना हो। अब जिरगे क्यों होते हैं? अब देखें, हमारे यहाँ अगर आप देखें जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल्स होती हैं, उसमें इलाके के बड़े होते हैं लेकिन उनको बाकायदा गवर्नमेंट की और पुलिस की जो है वो इंडोर्समेंट हासिल होती है और ये तमाम फैसले जब होते भी हैं, अगर आपके जायदाद का मसला है, थोड़ा बहुत झगड़ा है या आपके कोई थोड़े बहुत मवेशियों का मसला है, वो इन मसाइल को हल करते हैं। लेकिन इंसानों के हवाले से इस किस्म की पंचायतें और इस किस्म के जो जिरगे हैं या जो गैदरिंग्स हैं, लेकिन जाहिर साहब हम ये देखते हैं कि ये फैसले कमजोर लोगों पर ज्यादा मुसल्लत होते हैं। कोई बाअसर लोगों के लिए तो जिरगा ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाता और अगर ये सिस्टम चलता ही आ रहा है तो इसको खत्म कैसे करेंगे? हुकूमत, इंतजामिया क्यों एक्शन में नहीं आती? हमेशा एक हादसे या सानहे का क्यों इंतजार किया जाता है?
में जो ट्राइबल माशरा है, वहाँ पे ट्राइबल सिस्टम, उसकी ट्राइबल कंडीशन, सर्कमस्टांसेस हैं, ट्राइबल ट्रेडिशन है। लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि वो पुलिस थानों और इन चक्करों में ना पड़े और मकामी तौर पर अपने रेजोल्यूशन जो करें अपने डिस्प्यूट्स का। अब जो गैरत के नाम पे जो मामलात हो रहे हैं वो मेरे ख्याल में आपके बड़े बड़े शहरों के अंदर भी हो रहे हैं। आप देखें आपके जो डेवलप्ड एरिया उनके अंदर भी हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी जो है इस किस्म के मामलात में फिर जहालत का मुजाहरा करते हैं। उसकी वजह यह है कि आपके जो मुल्क के कवानीन हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून तो मौजूद है, आप समझते हैं कि ये जिरगे गैर कानूनी तो क्यों हो रहे हैं, तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। अब जिरगा करने वाला कौन है? ये वही ताकतवर शख्स है, उसके गिर्द जो है वो 50 उसके मुसल्ला अफराद हैं और उसके पास मुसल्ला लोग हैं। माशरे के अंदर उसकी ताकत है, पुलिस उससे डरती है, कानून जो है उसको हाथ नहीं डालता। तो ये तमाम मसाइल आपके लिए होंगे। दूसरा जो आपने कहा कि जी क्यों इनको रोका नहीं जाता, मेरे ख्याल में रोका जाना चाहिए। हाँ, अगर आप समझते हैं कि कुछ ऐसे मसाइल हैं छोटे मोटे जो कि मकामी सतह पे हल किए जा सकते हैं, मकामी इस्लाही कमेटियां हैं, आपके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल्स हैं, लेकिन अगर उनको मकामी पुलिस और मकामी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की सरपरस्ती हासिल है तो चले आप मान सकते हैं। लेकिन इस केस में मैं समझता हूँ आप ट्राइबल एरिया के अंदर देखें जो खास तौर पर हमारी बॉर्डर के साथ बेल्ट है, चाहे बलूचिस्तान की है कि खैबर पख्तूनख्वा की है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती रही हैं, लेकिन वो FCR के कवानीन थे, अंग्रेजों के जमाने के बिल्कुल, जिसमें काफ़ी फैक्टर्स जो है शराजी साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और जैसे कि कबायली बेल्ट का आपने जिक्र किया, उनकी अपनी रिवायात हैं, लेकिन साथ ही साथ एक गवर्नेंस बहुत संगीन जो है वो सवालात उठ रहे हैं। और गवर्नेंस ये दावे तो करती है कि कानून सबके लिए बराबर है, बास सरफराद जो लोग हैं वो कानून के दायरे में आएंगे। कल से हम ये दावे वादे तो सुन रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिरगा जिसने ये फैसला सुनाया और इनकी जो गैरत जागी इतने सारे लोगों की, एक खातून को गोलियां मारने की, तो ये गैरत यहाँ पे गैरत क्यों नहीं जागी, तो इस पर जरूर कार्रवाई। सोसाइटी ने भी बड़े लाउड एंड क्लियर कहा है कि जी ये अनएक्सेप्टेबल है, अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। खैर आगे बढ़ेंगे, एक और मामले पर बात करनी है हमने। यूट्यूब पर शोहरत हासिल करने वाले मारूफ सोशल मीडिया शख्सियत रजब भट्ट ने अपने घर पर होने वाली फायरिंग का संगीन इल्जाम 333 ग्रुप पर आयद कर दिया है। एक वीडियो पैगाम में रजब भट्ट ने सनसनीखेज इंकशाफात करते हुए दावा किया है कि फायरिंग का असल किरदार काशिफ चौहान है, जो मुबैना तौर पर इसी 333 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। रजब भट्ट का ये कहना है कि काशिफ चौहान ने पहले एक गाड़ी बदली और फिर मोटरसाइकिल पर आकर उनके घर के बाहर गोलियां भी बरसाईं। फायरिंग की मनसूबाबंदी मुबैना तौर पर बैरून मुल्क मुकीम शहजाद भट्टी ने की, जो इस ग्रुप का मरकजी किरदार बताया जा रहा है। यूट्यूबर ने दावा किया कि न सिर्फ मुल्क शनाख्त कर चुके हैं बल्कि पुलिस भी सब कुछ जानती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान भट्टी साहब। अरसलान साहब, कहिएगा ये सारा मामला है क्या, ये 333 ग्रुप है क्या, किसने किसको धमकाया, कैसे फायरिंग हुई, और पुलिस की नॉलेज में भी है जैसे कि रजब भट्ट दावा कर रहे हैं, तो अभी तक पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर चुकी है? देखिए जी, पुलिस ने तो जो रवायती काम होता है वही करेगी। पुलिस अपना वो ज़ाहिर है तहकीकात करेगी, CCTV फुटेजेस लेगी, उसके बाद उसका फोरेंसिक कराएगी कि क्या आया ये वही शख्स है जिसने फायरिंग की है। अब मामला ये है कि बड़ी अजीब सी बात है, अफसोसनाक पहलू इसका ये है कि जो ये यूट्यूबर्स हैं जितने भी हैं, इनका ये है कि जी ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए भी कुछ खुद से भी ये काम करते हैं मुबैना तौर पर। अब उसने फायरिंग का क्या वजूहात थी, क्या इनका कोई लेन देन का मामला है, क्या इनका कोई डिस्प्यूट है या क्या है, इसके बारे में तहकीकात पुलिस कर रही है कि ये क्यों फायरिंग हुई है। अब वो 333 है, 777 है, 999 है, 222 है या 111 है, इसी तरह के ग्रुप्स के नाम रखे होते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। पुलिस का ये कहना है जी कि जो ये कह रहे हैं जी कि इसकी जो प्लानिंग है वो बैरून मुल्क किसी काशिफ भट्टी नाम के बंदे ने की है और ये 333 ग्रुप है। उन्होंने कहा जी कि हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं आई। पुलिस का ये बिल्कुल साफ उन्होंने जवाब दिया, इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जी इसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हम तहकीकात कर रहे हैं अगर ये ऐसा हुआ है तो। अब मामला ये है कि रजब भट्ट साहब जो हैं वो यूट्यूबर हैं, फेमस यूट्यूबर हैं, और इसमें जो बच्चे हैं ख़ासकर वो उनकी बहुत ज़्यादा यूट्यूब वगैरह चैनल्स देखते हैं और इंस्पिरेशन हासिल करते हैं कि जी हम भी इसी तरह करेंगे। और इसके तहत मैं आपको बता दूं कि सेनेट में गुज़िश्ता रोज़ एक बिल भी मंजूरी के लिए पेश हो गया है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो अपना यूट्यूब अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। तो अच्छी बात है, बेरारवी से भी रोकना चाहिए। लेकिन भट्टी साहब, आपने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया है, तो हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया को यूज़ किया जा रहा है टेरर फैलाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, धमकियां देने के लिए। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं असली की नुमाइश की जा रही है, और कोई डॉन बना हुआ है तो सोशल मीडिया पर बना हुआ है। और आप जैसे कि बात कर रहे हैं, कहीं आपको ये ऑर्गेनिक लगता है ये लड़ाई वाकई हकीकी लड़ाई है या फिर ये डॉलर ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोगों को ऑडियंस बना के पीछे लगाया हुआ है? नहीं, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जी कि आज से ना 10, 15, 20 साल पहले की ये बात है कि कुछ लोग अपने घर पर ना इसी तरह 2-4 गोलियां बरसवा लिया करते थे, किसी को कहना, और उसके बाद वो खबर लगती थी, खबर चलती थी अखबारात में। उस वक्त ये इतना मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था,
आज से 20-22 साल पहले। तो वो करके वो कटिंग देते थे और एम्बेसी जाते थे और उसके बाद वो बाहर चले जाते थे। बहुत सारे मेरे जानने वाले या मेरे दोस्त या इस प्रोफेशन में ऐसे लोग थे, मौजूद हैं, जो इस तरह गए हैं। अब मामला ये है कि इसके जो आपने पर्टिकुलर केस का जिक्र किया, ये पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन पुलिस ने इस बात को पूरी शिद्दत के साथ डिनाई किया जी कि ये 333 ग्रुप का और वो बैरून मुल्क होना और ये होना। देखें यूट्यूब पे ऊपर ये जो इस किस्म के लोग हैं बहुत सारे हैं, वो ये नहीं कि अकेले ही हैं, बहुत सारे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि उसको ग्लैमराइज करके पेश करते हैं, उसमें असले के साथ वो फोटो लेते हैं। अच्छा भट्टी साहब, इसमें एक और मामला ये भी है कि जब पुलिस या दीगर इदारे कार्रवाई करने के लिए आगे आते हैं तो फिर ये दोनों ग्रुप आपस में सुलह भी कर लेते हैं। आपको पता ना कि अभी मिस्टर पतलू, बाकी लोग और भट्टी की जो आपने बात की है वो मिलकर अब वो मामला तय भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है कहीं? जी, मैं आपसे यही अर्ज किया पहले, आपने जब मुझसे पूछा कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट ही होता है। मैंने बताया, आपको मिसाल भी दी कि फायरिंग कराना बड़ा होता है जी कि फलां घर के फलां यूट्यूबर के घर के बाहर फलां शख्स ने फायरिंग कर दी, उससे एक वक्ती तौर पे आपको जो व्यूज़ हैं वो जो हज़ारों में होते हैं वो लाखों में चले जाते हैं। अब मामला ये है कि पुलिस तो डिनाई कर रही है कि जी ऐसा कोई चक्कर है, और दूसरा इसमें चूंकि पुलिस जब इन्वॉल्व होती है तो फिर जितने ये पतलू, मोटू, बारीक और ऊपर वाले और वो जितने भी हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि यार अगर पुलिस ने पकड़ लिया और वो जो असला मैंने दिखाया था वो तो प्लास्टिक का था, वो बाद में प्लास्टिक का साबित हो जाता है। क्योंकि पुलिस भी एक हद तक की तहकीकात करती है, उसके बाद पुलिस के पास और बड़े सारे काम है। अब उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी है, सारा कुछ है कि जी वो गाड़ी से उतरा, ये बात उन भट्ट साहब को तो पता है और जिन्होंने कराई उनको भी पता है। हो सकता है ये मिली भगत कैमरे के पीछे रियलिटी कुछ और होती है और जो कैमरे पे नजर आ रही होती है आवाम उसी पर बिलीव करती है, और यहाँ से अंदाजा लगाना चाहिए कि ये सारे पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं। अरसलान भट्टी हमारे साथ मौजूद थे और ये बिगाड़ भी बहुत पैदा कर रहे हैं। जो नौजवान हैं उनके जहनों पर काफ़ी इस चीज़ का असर हो रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि असले की नुमाइश और इसको इतना ग्लैमराइज किया जाता है, चंद फॉलोअर्स की खातिर पूरा मुआशरा तबाह किया जा रहा है। लेकिन वहाँ जब इनको पकड़ा जाता है तो आपने उसके बाद वीडियोस भी देखी होंगी, वो हाथ जोड़ के माफी भी मांग रहे होते हैं। तो अभी हम बिल का भी जिक्र करेंगे कि ये आपको बताएंगे कि आपका बिल जो है वो उतना नहीं है जितना आपको आया है, वो उससे कम है, और कितने अरब रुपए आवाम की जेब से निकाला गया। ऑडिट रिपोर्ट में क्या बात सामने आई है, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। अभी ये प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। एक अहम खबर है जी, पाकिस्तान में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर नई पाबंदी का बिल अब सेनेट में पेश कर दिया गया है। वालिदैन और उनके जो बच्चे हैं जो कि 16 साल से कम उम्र हैं वो अब ज़रा होशियार हो जाएं। सेनेट में एक नया और बड़ा अहम बिल पेश कर दिया गया है। उसका मकसद ये है कि सोशल मीडिया की चकाचौंध से जो मासूम जहनों को इस वक्त जो काफ़ी जहर आलूद कर रही है उसको उनको बचाना है। और सोशल मीडिया बिल 2025 के तहत अब 16 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके बाद चेयरमैन साइबर सिक्योरिटी पाशा मोहम्मद मनाफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद मनाफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ये जो बिल अब पास करवाया गया है, आपको नहीं लगता कि इससे पहले ये सूरत हाल होती कि ये बिल पास हो जाता या ऐसा कोई कानून बन जाता, और ये सारे बिल के बाद आपको लगता है कि बच्चे अब सोशल मीडिया से दूर रहेंगे और ये काफ़ी है? देखें, हम इस सवाल से पहले हमें एक चीज ये जरूरत जानने की है कि दुनिया में क्या इस किस्म का कोई बिल मौजूद है और कितनी % उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन, साउथ कोरिया सब ने ये अटेम्प्ट की हुई है और सब उसमें फेल हो गए। हमारे जो लोग कह रहे हैं यहाँ के ऑस्ट्रेलिया बिल के मुताबिक है ये, तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्लियर व्यू है वो दिसंबर 2025 से वो इम्प्लीमेंट होगा, नवंबर 2025 से एक्चुअली। तो यहाँ पे दूसरा मसला सबसे बड़ा आएगा कंप्लायंस का। देखिए, बिल तो हम रोजाना पास कर रहे हैं, कर दिया, आप फेसबुक को कैसे कंट्रोल करेंगी? जो बच्चे खुद बना रहे हैं अपने अपने अकाउंट, उनको कैसे वेरीफाई करेंगे? क्या नादरा अपना सिस्टम इंटीग्रेट करने देगा? क्या हम उनको एक्सेस देंगे वहां पे कि वो वेरिफिकेशन करे एज की? तो यहाँ पे इससे बड़ा सवाल यहाँ पे ये बन रहा है, इस बिल को तो आप इंट्रोड्यूस करवा देंगे, कंप्लायंस का क्या होगा यहाँ पे? ये असल में एक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है। जो है इवन कोरिया जो कि इतने ज्यादा एडवांस है, उन्होंने अंडर 15 को ऑनलाइन करा था, फेल हो गया, दे वेंट अगेन। फ्रांस ने कोशिश किया था, ईयू की रिस्ट्रिक्शन आ गई, नॉर्वे ने कोशिश की, ईयू की रिस्ट्रिक्शन आ गई। तो एक मैच्योर बच्चा 16 साल से कम का, हमारा तो 5 साल का बच्चा यहाँ पे फेसबुक का अकाउंट बना लेता है। एंड इट्स नॉट जस्ट वन, वी आर टॉकिंग अबाउट फेसबुक, वी आर टॉकिंग अबाउट टिकटॉक, वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी प्लेटफॉर्म जो आजकल आ रहे हैं और रोज पॉपअप हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो मैकेनिज्म ही नहीं है कि हम फेसबुक पे वैसे ही कुछ रोक सके, तो ये हम कहाँ से इसको करेंगे? तो मनाफ साहब ये बताइए, ये अब क्या रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके या फिर वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को 16 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया से बचाया जाए?
देखें, ये एजुकेशन है, वालदीन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे अकेडमिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी इंडस्ट्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन करने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में 1 साल पहले अगर ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स अगो, तो अभी उसकी अवेयरनेस कैंपेन चल रही है। उन्होंने सीधा सीधा बिल को इंप्लीमेंट नहीं किया, उन्होंने कहा जी हम नवंबर 2025 में ये बिल इंप्लीमेंट हो जाएगा, ये इफेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे। कोरिया ने लॉ, जिसको सिंड्रेला लॉ कहते हैं, 2011 में इंट्रोड्यूस किया था। गेमिंग के वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए थे वहां पे, लेकिन वो फेल हो गया। इसके अलावा जो पेरेंट्स का जो मेन रोल है, हमारे यहाँ मसला ये है कि जो जनरेशन जी अब जो आ गई है, वो वालिदैन की भी नहीं सुन रही। तो हमें बच्चों को एजुकेट वालिदैन की भी नहीं सुनी। और मनाफ साहब, अब तो हम देख रहे हैं कि वालिदैन भी सोशल मीडिया पर ही हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे होता है कि ऐसी एप्स बैन है या प्रॉक्सी लगी हुई है या किसी तरीके से वो कोई ना कोई सेंसर करते हैं कंटेंट को। तो बजाय कि ये रोका जाए बच्चों को कि सोशल मीडिया पर ना आए, क्या कंटेंट पे चेक नहीं रखा जा सकता या सेंसर किया जा सकता? बिल्कुल, कंटेंट चेकिंग अवेलेबिलिटी, हमारे जितने पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे अवेलेबिलिटी है मौजूद। लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह बच्चे भी तो अपनी एज ज्यादा करके बता देते हैं, उसको कोई वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं है ना। देखिए, अभी मल्टीपल प्लेटफॉर्म ने ये चीज कही है कि आप पेरेंटल कंसेंट लें, लेकिन हमारा जो बच्चा है अगर वो खुद कर ले, एक होता है देखिए किसी और बंदे ने बच्चे की प्रोफाइल करवा दी, अब रिस्ट्रिक्शन ये आ गई है कि हर प्रोफाइल बनाने के लिए थोड़ा इन्फोर्स किया जा रहा है कि आप 2 फैक्टर जो है ना वो अप्लाई कर दे, SMS करते हैं उसका अप्लाई होता है, सर्टन चेक कर दे। लेकिन हमारे यहाँ वो लीगैलिटीज मौजूद ही नहीं कि हम उस पर कंप्लायंस में जा सके। फेसबुक के साथ हमारा कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं है जिसके लिए एलईए को एक सर्टन पावर्स दी हुए, लेकिन इतना कोई हमारा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। टिकटॉक के साथ भी हम बैन तो कर सकते हैं, यूट्यूब के साथ हम बैन यूआरएल्स को करवा देंगे, कंटेंट फिल्टरिंग करवा देंगे, लेकिन हमारे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दिस नीड्स टू बी डन। इंडस्ट्री को यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड करे अपने साथ, वो इन प्लेटफॉर्म के साथ बात करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं, और जिस तरह दूसरे मुल्कों में ये काम होता है उस तरह मिलकर ये काम किया जाए। बिल्कुल जी, मिलके ये काम किया जाए, तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मुनाफ साहब, आपने हमें वक्त दिया। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि अगर ये अकाउंट्स बनेंगे तो कहा, इस बिल में ही कहा गया है कि उस कंपनी पर 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा, और जो शख्स किसी नाबालिग शख्स को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने में हेल्प आउट करेगा उसे भी 6 माह की कैद होगी और जुर्माना भी हो सकता है। तो आई होप कि ये इम्प्लीमेंट हो वैसे, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में तो ये फेल दिखाई दे रहा है, लेकिन लेट्स सी के यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन इसकी प्रॉपर होती है या नहीं होती। आगे बढ़ते हैं जी। बिजली की चोरी के बगैर ही गरीब आवाम को चूना लगाया जा रहा है। गरीब आवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। आवाम महंगी बिजली, लोड शेडिंग और बेहिसाब बिलों से परेशान है। ऐसे में होश उड़ा देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की 8 बड़ी बिजली तकसीमकार कंपनीज 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलव्वस दिखाई दे रहे हैं, और इन कंपनीज ने लाइन लॉसेस और बिजली चोरी छुपाने के लिए सीधा सीधा आवाम को ही लूटना शुरू कर दिया। बिल्कुल जी, और 244 अरब रुपए कुछ कम नहीं होते। एक ही माह में 2,68,000 सारिफिन को तकरीबन 48 अरब रुपए का इजाफी बिल भेजा गया है। और 2023-24 की बात की जाए तो वहाँ पर भी सारिफिन को 90 करोड़ से ज़ायद के यूनिट्स का नाजायज़ बिल थमा दिया गया है, मगर अफसोस के किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको पता है ना कि ये मीटर रीडर कौन होता है, कौन जाके यूनिट्स जो है वो देखता है कि कितना बिल हुआ है। और उसके बाद ये जो तकसीमकार कंपनियाँ हैं जिनको हम कह रहे होते हैं कि शायद बिजली बहुत महंगी हो गई है, एक तो बिजली महंगी, ऊपर से ओवर बिलिंग कर दी जाए तो आवाम का तो भुरकस निकल जाएगा। डॉक्टर शुएब अहमद साहब, एनर्जी एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा इसे हम डाका ही कह सकते हैं जो कि आवाम की जेबों पर डाला गया है, लेकिन अभी तक कोई खास एक्शन इस पर नजर नहीं आया। जी वो कहते हैं ना कि अब इस वक्त जो सूरत हाल ऐसी बन गई है कि जिसमें आप किस तरफ देखें और किस से उम्मीद रखें और किस से तवक्को रखें कि आपको कोई रिलीफ मिले। क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि जब चोरी चौकीदार बन जाए या चौकीदारी चोरी करना शुरू कर दे तो फिर तो मामलात इसी तरह से गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे। मैं सिर्फ 2-3 बातें, चूंकि आज बहुत ये मौजू इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा। मैं हमेशा अपने तमाम प्रोग्राम्स के अंदर डे 1 से, और जब मैं स्टूडेंट था तब से मैंने ये चीज़ सीखी, और फिर जब मैंने इतने तवील अरसे के तक मैं जब ये शोबा दरस व तदरीस से वाबस्ता रहा हूँ, तो मैं सिर्फ हमेशा एक ही कहता रहा हूँ कि हमारे रिसोर्सेज का इशू नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का, हमारा गवर्नेंस का इशू है।
आप देख लीजिए उसका नतीजा ये। और फिर क्या है, हमारे ना हमारे तीन बड़े जबानें हैं पाकिस्तान में जो बोली जाती हैं, पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है। तो इन तीनों जबानों के अंदर एक एक लफ्ज है जो मैं आपके और हमारे जो सुनने वाले हैं, इस वक्त देखने वाले हैं, उनको समझ आ जाएगी कि होता क्या है, हुकूमतें हमारे साथ क्या करती हैं। हम लोग अपनी सिंधी में या मकामी जबान में कहते होते हैं ना कि जुगाड़ लगाना ना, ठीक है। पंजाबी में हम कहते हैं दा लगाना, और पश्तो में इसको कहते हैं बंदोबस्त, कि भाई बंदोबस्त करो, जो मर्जी आए हो जाए। अब यहाँ पर यह है कि हर डे टू डे मामलात को देखो, आज का डंग टपाओ, कल की देखी जाएगी। कौमें ऐसे नहीं बनती। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, आप सुनेंगे और आप देखेंगे हमारे लोग तो हैरान हो जाएंगे। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि कोलोराडो रिवर के ऊपर उन्होंने एक डैम बनाया था जो 40 साल से खाली पड़ा हुआ था। अगर वो हमारे जैसे मुल्क में होता ना तो अभी तक किसी न किसी बड़े प्रॉपर्टी टाइकून को दे के वहाँ कॉलोनी बना जाते। अच्छा, वो डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर क्विकली आप बता सकें कि ये जो 244 अरब रुपए है, ये अवाम को जरा बताएं, अवाम देख रही है, वापस कैसे मिलने हमें? भी नहीं मिलने। ये आप 244 अरब रुपए कह रहे हैं, मैंने तो एक एक पैसे का हिसाब करके दिया है कि हमारा पैसा कहाँ गया, कैसे ये पैसा हमारा, ये इसको कहते हैं हमारी इस्तिलाह में ना, हम वाटर्स की इस्तिलाह में कहते हैं, चैनल्स की इस्तिलाह में साइफन ऑफ होना। साइफन ऑफ का मतलब होता है कि एक ऊपर से नहर जा रही हो और आप उसके नीचे से एक लिंक बना के ना पानी को निकाल दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब अहमद साहब वक्त देने के लिए। और यकीनन अवाम पर बोझ डाला जा रहा है और इन कंपनीज को रोकने वाला भी कोई नहीं है और हुकूमत की भी कोई पॉलिसी नहीं है। हुकूमत को चाहिए कोई पॉलिसी बनाए और अवाम से ये बोझ कम करे, ओवर बिलिंग कम करे और अवाम को सहूलत दे। देखें, बोझ तो कम करने की बात है ही, लेकिन जो 244 अरब रुपए जो जेबों से निकाले गए हैं वो तो पहले वापस करें। फिलहाल जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त। और अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।